हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल सफल शिक्षा जीएस पे। मैं सिकंदर यादव आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो हिस्ट्री का वीडियो है और वो वीडियो है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन। यह क्लास 10th में भी और कंपटीशन दोनों में पूछे जाते हैं। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है इटली का एकीकरण, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इसको और 5 नंबर का एग्जाम में आता है। तो क्लास 10th वाले ध्यान दीजिएगा, जितना हम बताऊंगा पूरा विस्तार से उसको पूरा नोट करते जाइएगा। और साथ में कंपटीशन वाले में भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री का कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत कुछ ऐसा चैप्टर आएगा, कुछ ऐसा टॉपिक आएगा जो कि उससे क्वेश्चन दे दिया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, लेकिन जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, जो भी चैप्टर से हिस्ट्री के अंतर्गत, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत कंपटीशन में पूछा जाता है, वो मैं छाट कर लाऊंगा और जो कि आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो कंपटीशन क्लास एवं कंपटीशन क्लास, जनरल कंपटीशन एवं क्लास 10th, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कंपटीशन वाले ध्यान दीजिएगा कि जितना हम एक एक नंबर का निकालूंगा क्वेश्चन उसको नोट करते जाइएगा। और क्लास 10th वाले ध्यान दीजिएगा, हम पूरा विस्तार से बताने जा रहे हैं और पूरा विस्तार से पूरा बताएंगे, और जो कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करिएगा दोस्तों। अब हम इतना ही बोल रहे हैं आप लोगों को, पूरा वीडियो देख लीजिएगा, पूरा शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, तभी चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिएगा और साथ में लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो हम बनाऊंगा आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं। इटली का एकीकरण, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एकीकरण का मतलब होता क्या है। एकीकरण का मतलब होता क्या है। ठीक है, यदि हम छोटे छोटे वस्तु है, यदि छोटे छोटे वस्तु को मिलाकर एक बड़ा वस्तु का निर्माण करना चाहेंगे तो हम उसको बोल सकते हैं एकीकरण। यानी कि छोटा छोटा वस्तु है उसको हम एक में मिला दिए पूरा, और एक में मिलाकर बड़ा वस्तु का निर्माण हम लोग कर दे रहे हैं, बड़ा वस्तु का निर्माण कर देंगे तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एकीकरण। जैसे बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, भारत के अंतर्गत बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राष्ट्र बन गया जिसे हम लोग बोल सकते हैं भारत। ठीक है, तो उसी प्रकार छोटे छोटे वस्तुओं को मिलाकर एक बड़ा वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, एक में कर दिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एकीकरण। तो इटली का एकीकरण हम लोग इसी प्रकार से समझेंगे। तो इटली का एकीकरण से, इटली के एकीकरण में 3 चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इटली के एकीकरण में 3 चीजें, वो कौन है? पहला है इटली के एकीकरण के पूर्व की स्थिति, दूसरा है इटली के एकीकरण में बाधाएं, और तीसरा है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। तो तीनों ध्यान दीजिएगा, तीनों पढ़ेंगे तब कंप्लीट होगा इटली का एकीकरण। ठीक है, तो इटली के एकीकरण से पहले उसकी पूर्व की स्थिति क्या थी, यानी कि बोलेंगे इटली के एकीकरण से होने से पहले, इटली का एकीकरण होने से पहले इटली बहुत सारे राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, वही सब राज्य जब एक में मिलते गया तब इटली का एकीकरण हुआ। तो देखेंगे कि कौन कौन से राज्य थे जो कि बटा हुआ था। बहुत सारे राज्य थे, मैंने वही सब राज्य को लिखा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे लॉम्बार्डी एवं वेनेशिया, लॉम्बार्डी एवं वेनेशिया, ठीक है, जो कि 2 राज्य है और इस पर शासन चल रहा था ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया इस पर अधिकार कर चुका था। दूसरा टस्कनी, पर्मा, मोडेना, और इस पर जो शासन चला रहा था वो सूर्यवंश के राजकुमार के अधीन था। कौन कौन से राज्य? टस्कनी, पर्मा एवं मोडेना। और नेक्स्ट है नेपल्स एवं सिसिली, और ये दोनों जो राज्य हैं उस पर जो शासन था वो बुर्वेन वंश के राजकुमार के अधीन था। ठीक है, और नेक्स्ट है सार्डिनिया पिडमोंट। कौन है? सार्डिनिया पिडमोंट। यह एक ऐसा राज्य था, यह एक अकेला एक ऐसा राज्य था जो कि इतालवी राजघरों का शासन इस पर चल रहा था, यानी कि इटली के शासकों के अधीन था। कौन? एकमात्र ऐसा राज्य, सार्डिनिया पिडमोंट। और लास्ट है रोम, जो कि इस पर पोप का शासन था। किस पर शासन था? पोप का शासन था।
तो ध्यान दीजिएगा, इटली के एकीकरण से पहले ये सभी राज्य थे जो कि बटे हुए थे, ठीक है, एक में नहीं थे और इस पर कुछ ये सबका अधिकार था, ठीक है। अब नेक्स्ट है बाधाएं। अब बाधाएं क्या होती है दोस्तों? जिस प्रकार हम समझाए थे कि एकीकरण में छोटे छोटे वस्तु को मिलाकर एक में करके एक बड़ा वस्तु का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? एकीकरण। तो उसी प्रकार बाधाएं, जब छोटा छोटा वस्तु नहीं मिलाएंगे, कुछ वस्तु वहां रहेगा, कुछ वस्तु वहां रहेगा, लाने में दिक्कत होगा, तो एक प्रकार का एक बाधा है, क्योंकि बड़ा वस्तु का निर्माण करने नहीं देगा। जब हम छोटे छोटे वस्तु को जब मिलाएंगे ही नहीं, एक में करेंगे ही नहीं, तो एकीकरण कैसे होगा? वस्तु का निर्माण कैसे होगा? ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे मार्केट गए आलू बिलोती खरीदने के लिए, सब्जी, और आलू और बिलोती का दोनों मिला के एक बहुत ही टेस्टी सब्जी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे। लेकिन होता क्या है, जब मार्केट जाते हैं खरीदने के लिए आलू और टमाटर, सॉरी, बिलोती और टमाटर दोनों एक ही है, ठीक है, तो बिलोती बोलेंगे या तो टमाटर बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही है, ठीक है। अब मार्केट गए आलू और टमाटर खरीदने के लिए और दोनों को हम मिलाकर एक बहुत ही टेस्ट सब्जी बनाएंगे, ठीक है। तो आलू का जो दुकान है बहुत ही 2 कोस दूर है और टमाटर का 4 कोस दूर है, तो दोनों जगह जाने में एक प्रकार का बाधा डाल रहा है। और दोनों जगह खरीदने गए ना, तो दुकानदार बोल रहा है कि हम नहीं देंगे, वो बोल रहा है हम नहीं देंगे, ठीक है। तो एक प्रकार का एक बाधा चल रहा है। दुकानदार बोलता है कि सस्ता है, हम इतना सस्ता नहीं देंगे, बिलोती वाला बोलता है कि सस्ता ज्यादा है, हम नहीं देंगे। आलू वाला पास जाते हैं तो भी बोलता है बहुत ज्यादा सस्ता है और इतना सस्ता में हम नहीं देंगे। तो एक प्रकार का बाधा बन रहा है, और बाधा किसके लिए बन रहा है? सब्जी बनने के लिए, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पर इटली के एकीकरण में 2 बाधाएं महत्वपूर्ण थी। पहला, विदेशी आधिपत्य अधिकार जो था वो विदेशियों का था, ठीक है, कुछ राज्यों पर विदेशियों का अधिकार था। जैसे हम अभी बताएं, लॉम्बार्डी वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का शासन था जो कि एक विदेशी था, ठीक है। टस्कनी पर्मा मोडेना पर सूर्यवंश के राजकुमार के अधीन था, ये सभी राज सूर्यवंश के राजकुमार के अधीन था। तीसरा, नेपल्स एवं सिसिली पर बुरवेन वंश के राजकुमार के अधीन था। रोम पर पोप का शासन था, ठीक है। तो ये सभी विदेशी अधिकार थे इन सभी राज्यों पर, ठीक है। अब इन लोगों से छुटकारा मिलेगा तभी इटली का एकीकरण हो सकता है, इटली का एकीकरण होगा। लेकिन जब तक विदेशी अधिकार इस पर रहेगा, इन सभी राज्यों पर, तब तक इटली का एकीकरण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो विदेशी अधिकार था, विदेशी अधिकार होने के कारण इटली के एकीकरण में बाधाएं हो रही थी। दूसरा, इटली के शासकों की जनता की स्वतंत्रता आने की इटली के शासकों की इच्छा थी कि जनता की स्वतंत्रता पर निरंकुशवाद थोप दी जानी चाहिए, आने की उसके जितने भी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं थी सबको खत्म कर देनी चाहिए। तो एक प्रकार का क्या है, इस सब जनता की स्वतंत्रता के लिए एक प्रकार का बाधा चल रहा था, आने की इटली पर जो तौर तरीके जो शासन करे वो अपने तौर तरीके से चलाना चाह रहे थे। तो ये सब क्या होता है कि इटली के एकीकरण में ये सब बाधा चल रहा था, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है एकीकरण की प्रक्रिया, नेक्स्ट है तीसरा, एकीकरण की प्रक्रिया। अब एकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत 4 व्यक्ति महत्वपूर्ण आ जाते हैं जो कि एकीकरण में, इटली के एकीकरण में शामिल होते हैं। पहला, ज्यूसेपे मेस्नी, दूसरा विक्टर इमैनुएल, तीसरा काउंट कैमिलो दे काउर, चौथा गैरिबाल्डी। इन चारों व्यक्ति जो रहते हैं वो एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो इतना समझ में आ रहा है दोस्तों, नोट करना चाहेंगे इतना तक नोट कर लीजिएगा। अब हम आ रहे हैं एकीकरण की प्रक्रिया, क्योंकि मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होगा इटली का एकीकरण होने में, ठीक है। तो हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों, नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा और पूरा विस्तार से देखिएगा, पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, लाजवाब और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा आप लोगों को। अंत तक लेकिन जुड़े रहिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को जितना सपोर्ट रहेगा उतना हम बेहतर से बेहतर वीडियो, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। अभी हम क्या बताएं, एकीकरण की प्रक्रिया। क्या बताएं? एकीकरण की प्रक्रिया।
एकीकरण की प्रक्रिया। अब एकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम बताएं 4 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे, नोट करते जाइएगा दोस्तों। 4 व्यक्ति महत्वपूर्ण थे। पहला ज्यूसेपे मेत्सनी, पहला ज्यूसेपे मेत्सनी, दूसरा विक्टर इमैनुएल, विक्टर इमैनुएल, तीसरा कौन था, कौन था, हम अभी बताए थे ना, ध्यान दीजिए, दिमाग में आप लोगों को होगा, कौन था, काउंट कैमिलो दे काउर, कौन था, काउंट कैमिलो दे काउर। लास्ट कौन था, अभी हम बताए थे, इतना जल्दी मत भूलिए, ठीक है, वरना दिक्कत ही होगा। इतना जल्दी काहे भूल जाते हैं, दिमाग को एक जगह रखिए। और लास्ट है गैरीबॉल्डी, गैरीबॉल्डी, ठीक है। अब देखिए ज्यूसेपे मेसनी, ज्यूसेपे मेसनी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं, चारों के बारे में, किसका किसका क्या योगदान रहा इटली के एकीकरण में। ज्यूसेपे मेसनी, इनका जो जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। कहां पे हुआ था, जेनेवा में हुआ था। और वो हुआ था, इसको जेनेवा, जेनेवा को बोल सकते हैं स्विट्जरलैंड, क्या बोल सकते हैं, स्विट्जरलैंड। तो ज्यूसेपे मेसनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो यहां से क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का पूछता है कि ज्यूसेपे मेसनी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, ज्यूसेपे मेसनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है। तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया में ये शामिल होते हैं, ठीक है। तो ज्यूसेपे मेसनी ने क्या किए थे एकीकरण की प्रक्रिया में, उन्होंने 1830 ईस्वी में एक युवा संगठन बनाए थे, यंग इटली की स्थापना किए थे। क्या किए थे, यंग इटली की स्थापना किए थे। यंग इटली आने की वही एक युवा लोगों का ग्रुप था। किस लोगों का ग्रुप था, युवा लोगों का ग्रुप था। तो ज्यूसेपे मेसनी क्या चाह रहा था, ज्यूसेपे मेसनी क्या चाह रहे थे कि यही युवा लोगों के ग्रुप की सहायता से हम इटली का एकीकरण कर देंगे, इटली का एकीकरण कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही प्रयास किए थे, बहुत ही प्रयास, बहुत ही एकदम राजपथ चलाए थे अपना, लेकिन फिर भी इनका प्रयास जो था, इनका प्रयास जो था किसका, ज्यूसेपे मेसनी का, वो असफल रहा था, वो असफल रहा था। तो ध्यान दीजिएगा कि एकीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत पहला व्यक्ति ज्यूसेपे मेसनी, इनका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। उन्होंने 1830 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की थी, जो कि एक युवा लोगों का ग्रुप था, और इसी ग्रुप के माध्यम से वो इटली के एकीकरण करना चाहते थे। लेकिन बाद में उसका क्या हुआ, उसका प्रयास असफल रहा। तो अब असफल रहा तो सारी की सारी जिम्मेवारी अब इनको मिल गई, किनको, दूसरा जो शासक आते हैं, दूसरा जो शासक आते हैं विक्टर इमैनुएल, ठीक है। और ये विक्टर इमैनुएल बनते हैं राजा 1848 ईस्वी में। कब, 1848 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन ये उतने महत्वपूर्ण नहीं हो पाते, इससे पहले इनके पिताजी वहां का क्रांतिकारी करते थे, क्रांति थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब इनको जिम्मेवारी सौंपा, जिम्मेवारी मिली ज्यूसेपे मेसनी के बाद, तो उतना सफल नहीं रह पाए जितना होना चाहिए था। अभी एकीकरण की प्रक्रिया नहीं हुई, अभी मेन एकीकरण की प्रक्रिया नहीं हुई। अब अगला जो हम बताएंगे वहीं से एकीकरण की प्रक्रिया मेन शुरुआत हुई थी, ठीक है। अभी तो हम बता रहे हैं ये सब तो असफल हो गया था, उतना महत्वपूर्ण नहीं था, और क्योंकि अभी एकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है। अब यहां से जो हम बताने जा रहे हैं काउंट कैमिलो दे काउर, यहां से पूरा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ठीक है। अब 1848 के बाद 4 साल के बाद 1852 ईस्वी में एक नए व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है काउंट कैमिलो दे काउर, जो कि तीसरा व्यक्ति रहते हैं काउंट कैमिलो दे काउर, ठीक है। समझ आ रहे दोस्तों। अब 1852 ईस्वी में ये सार्डिनिया पीडमोंट के, कहां के, सार्डिनिया पीडमोंट के, हम बता चुके थे इटली के एकीकरण के पूर्व की स्थिति में सार्डिनिया पीडमोंट एक राज्य था, जो कि वहां पर एकमात्र वह एक राज्य था जहां पर इतालवी राजघरों का शासन था, ठीक है। तो सार्डिनिया पीडमोंट का ये प्रमुख मंत्री थे, प्रमुख मंत्री थे, यानी कि बोलेंगे प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री
मंत्री थे। ठीक है, तो सार्डिनिया पिडमोंट के प्रमुख मंत्री यानी कि बोलेंगे तो प्रधानमंत्री थे। इन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने क्या किया कि अपने राज्य की शक्तियों को बढ़ाया। क्या किया? राज्य की शक्तियों को बढ़ाया, यानी कि राज्य की शक्तियों को बढ़ाया, सेना को बढ़ाया, आर्थिक स्थितियों को बढ़ाया, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम थी सभी को ठीक करने का प्रयास किए। कौन? काउंट कैमिलो दे काउर, जो कि कहाँ के थे? सार्डिनिया पिडमोंट के थे। सार्डिनिया पिडमोंट राज्य के प्रमुख मंत्री एवं प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है दोस्तों। अब इन्होंने क्या किए? काउंट कैमिलो दे काउर का संबंध फ्रांस से था। कहां से था? फ्रांस से संबंध था। फ्रांस से संबंध था। ठीक है, अब इसका संबंध जब फ्रांस से था तो फ्रांस से था तो काउंट कैमिलो दे काउर जो था वो इतालवी भाषा की अपेक्षा, इतालवी भाषा भी जानता था, लेकिन वह जब वो फ्रांस के साथ उनका संबंध था तो इतालवी भाषा की अपेक्षा वह फ्रेंच भाषा भी बोलता था। कौन भाषा बोलता था? फ्रेंच भाषा भी बोलता था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किए कि काउंट कैमिलो दे काउर फ्रांस के साथ मिलकर अब एक युद्ध लड़ते हैं, और वो लड़ते हैं काउंट कैमिलो दे काउर किसके सहायता से? फ्रांस की सहायता से। अब युद्ध होता है काउंट कैमिलो दे काउर, काउंट काउर्स लिख दे रहे शॉर्ट नेम, ध्यान दीजिएगा। काउंट काउर किसके साथ मिल रहा है? फ्रांस के साथ, और युद्ध कर रहा है लॉम्बार्डी के साथ। किसके साथ? लॉम्बार्डी के साथ। ठीक है, लॉम्बार्डी पर किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया, जो कि विदेशी था। ठीक है, अब काउंट कैमिलो दे काउर का सहयोगी हो गया कौन? फ्रांस। ठीक है, अब काउंट कैमिलो दे काउर फ्रांस के साथ सहयोगी हो गया। अब हम बता रहे हैं दोस्तों कि जब किसी चीज की एकता होती है, जब लोगों की एकता होती है तो एकता में ज्यादा बल होता है। ठीक है, अब काउंट कैमिलो दे काउर का एकता कौन हो गया? फ्रांस। अब इसका शक्तिशाली और बढ़ जाएगा। अब ये जब युद्ध लड़ा ना लॉम्बार्डी के साथ, तो एक सुखले हरा दिया, है ना, एक सुखले हरा दिया पूरे, है ना। और जब सुखले हार गया तो सुखले जब हरा दिया काउंट कैमिलो दे काउर, किसको? लॉम्बार्डी को, तो लॉम्बार्डी को अपने में मिला लिया, लॉम्बार्डी को अपने में मिला लिया, यानी कि सार्डिनिया पिडमोंट में मिला लिया। ठीक है, तो हारा कौन? ऑस्ट्रिया, क्योंकि शासन किसका चल रहा था? ऑस्ट्रिया का। ठीक है, तो लॉम्बार्डी को सुखले हरा दिया था कौन? काउंट कैमिलो दे काउर। ठीक है, अब सार्डिनिया पिडमोंट धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है क्योंकि सभी राज्य उसमें मिलते जा रहे हैं। ठीक है, अब सार्डिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री था कौन? काउंट कैमिलो दे काउर। ठीक है, अब देखिए इटली के एकीकरण में पूर्व की स्थिति में हम बता चुके थे 3 राज्य थे। 3 राज्य कौन कौन थे? उसके नीचे टस्कनी, परमा और मोडेना, ये 3 राज्य थे। उन्होंने क्या किया? काउंट कैमिलो दे काउर ने इन तीनों राज्यों में जनमत संग्रह कराए। क्या किए? जनमत संग्रह कराए। जनमत संग्रह। अब जनमत संग्रह होता क्या है? जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जनमत संग्रह। ठीक है, तो टस्कनी, परमा, मोडेना में जनमत संग्रह कराया और टस्कनी, परमा और मोडेना को सार्डिनिया पिडमोंट में मिला लिया गया। अब सार्डिनिया पिडमोंट में फिर 3 राज्य मिल गए। अब सार्डिनिया पिडमोंट क्या हो गया? और बड़ा हो गया, शक्तिशाली धीरे धीरे होते जा रहा है। ठीक है, अब हो गया क्या? काउंट कैमिलो दे काउर जो था ना, काउंट कैमिलो दे काउर फ्रांस के साथ मिला हुआ था, तो किसको हराया था? वो लॉम्बार्डी को हराया था। लॉम्बार्डी पर किसका शासन था? ऑस्ट्रिया का। लेकिन हराया कब था? ध्यान दीजिएगा, डेटवा 1859 ईस्वी में। ठीक है, 1859 ईस्वी में हराया था। और फिर टस्कनी, परमा, मोडेना पर जनमत संग्रह कराया, और जनमत संग्रह होने के बाद टस्कनी, परमा, मोडेना को मिला लिया गया। किसमें? सार्डिनिया पिडमोंट में। अब तो सार्डिनिया पिडमोंट क्या हो गया? बहुत बड़ा, धीरे धीरे शक्तिशाली होते जा रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट व्यक्ति आ जाते हैं गैरीबोल्डी। कौन आ जाते हैं? गैरीबोल्डी। ठीक है, अब गैरीबोल्डी ने क्या किया? 1859 तक पहुंच चुके हैं। कहां तक पहुंचे? 1859 तक। अब 1860, कौन सा डेट? 1860।
अब गैरीबोल्डी ने क्या किया, 1860 ईस्वी में नेपल्स और कौन था, सिसिली, इन दोनों राज्यों पर अधिकार कर लिया, इन दोनों भागों को जीत लिया। कौन, गैरीबोल्डी, क्योंकि गैरीबोल्डी भी इन्हीं के संबंध में था। ठीक है, तो गैरीबोल्डी ने क्या किया, नेपल्स और सिसिली दोनों को जीत लिया और सार्डिनिया पीडमोंट में मिला लिया। अब सार्डिनिया पीडमोंट धीरे धीरे और बड़ा होते जा रहा है, यानी कि एकीकरण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो नेपल्स और सिसिली को जीत लिया। और ये था, कौन था, विक्टर इमैनुअल था। विक्टर इमैनुअल क्या किया कि चर्च के शासक के जितने भी जगह थे, स्थान थे, सभी को जीता और उसको भी सार्डिनिया पीडमोंट में मिला लिया। और ये सब जो प्रक्रियाएं जो चल रही थी, कब चल रही थी, 1860 ईस्वी में। ठीक है, अब 1860 के बाद 1861 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल, कौन, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को राजा घोषित कर दिया, इटली का राजा घोषित कर दिया गया। कब, 1861 ईस्वी में। किसको राजा घोषित कर दिया गया, विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। यहां तक क्लियर। अब लास्ट देखेंगे कि एक डेट आता है 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में एक आखिरी राज्य बचा हुआ रहता है और उस राज्य का नाम रहता है रोम। रोम भी धीरे धीरे क्या हुआ कि रोम भी सार्डिनिया पीडमोंट में मिला लिया गया। अब इटली का एकीकरण पूरा हो गया। अब इटली का जब एकीकरण पूरा हो गया, किसको मिलने के, कौन से राज्य को आखिरी मिलने पर, रोम को। और फिर लास्ट में फिर रोम को भी इटली की राजधानी घोषित कर दी गई, इटली की राजधानी बना दिया गया। तो इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, 1870 ईस्वी में रोम को मिला लिया गया सार्डिनिया पीडमोंट में और उसी को इटली की राजधानी घोषित कर दिया गया। तो इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप लोगों को इटली का एकीकरण, आप लोगों को यहां तक जाना है, 1870 तक पहुंचना है। जब तक रोम को हम लोग नहीं मिलाएंगे, यानी कि चारों व्यक्तियों को हम लोग जब तक शामिल नहीं करेंगे, तब तक इटली के एकीकरण आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो जहां तक हम बताएं सब नोट करते जाइएगा और सब एक महत्वपूर्ण कॉपी में अच्छी तरीके से उसको नोट करिएगा, तब मजा आएगा पूरे एग्जाम में लिखने में। और पूरा हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम इतना ही चाहूंगा दोस्तों। आप लोगों से पैसा कौड़ी धन दौलत कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम आप लोगों से इतना ही उम्मीद रखते हैं। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और वीडियो बनाने के बाद आप लोगों को भी मेहनत करवाएंगे। ठीक है, आप लोगों को भी सफल तक पहुंचा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, कहां तक, 1870 ईस्वी में। आप ध्यान दीजिएगा क्लास 10th वाले कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा कि इटली के एकीकरण पर टिप्पणी लिखें, इटली के एकीकरण पर टिप्पणी लिखें। या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है इटली का एकीकरण, या करके दे सकता है क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में ज्यूसेप्पे मेस्नी, विक्टर इमैनुअल, काउंट कैमिलो दे काउर एवं गैरीबोल्डी का क्या भूमिका थी, वर्णन करें। इसी प्रकार से क्वेश्चन जाएगा, क्वेश्चन देगा, आंसर पूरा सभी एक ही में मिला दीजिएगा, सभी का आंसर एक ही जाएगा। दोनों क्वेश्चन देगा तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही जाएगा। और कंपटीशन वाले ध्यान दीजिएगा कि जितना भी हम डेट बताए हैं सबको नोट करते जाएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को दोस्तों, बहुत ही मेहनत के साथ। यदि आप लोग सब्सक्राइब यदि करते हैं, आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, तो हम बेहतर से बेहतर वीडियो और बना के आप लोगों को पेश करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतनी रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।